वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में मैंने वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कराया था और आज के इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करेंगे। तो कोई भी डेरिवेशन करने से पहले सबसे पहले हम उसका फिगर बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो -q तथा +q चार्ज से मिलकर बना है और -q तथा +q चार्ज के बीच की दूरी 2l है, जिसको हम L प्लस L में बांटे हुए हैं आधी आधी दूरी में। ठीक है, और फिर मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये वैद्युत जो हमारा बिंदु P है वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष ये है और उसी अक्ष पर बिंदु P स्थित है। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप फिगर से देख सकते हैं कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा +q चार्ज है, दूसरा है -q चार्ज। तो +q चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगा और -q चार्ज के कारण भी हमारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगा। तो दो तीव्रताएं अलग अलग होंगी। तो इसका हम सबसे पहले अलग अलग तीव्रताएं ज्ञात कर लेंगे कि +q चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगेगी और -q चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लगेगी। फिर उसका हम दिशा देख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी और फिर उसका हम परिणामी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम जो मानते हैं, जो फिगर में मानते हैं वही चीज लिख लेते हैं हम कॉपी में, इससे हमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो माना कि P द्विध्रुव आघूर्ण वाला, P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, क्योंकि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की पहचान उसके आघूर्ण से होती है। तो मान लेते हैं कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, उसका आघूर्ण P है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है Q × 2l। उन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण गुणे उनके बीच की दूरी L + L 2l है। ठीक है, तो यही हो गया वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की परिभाषा होती है कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि P = 2ql द्विध्रुव आघूर्ण वाला कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव AB है हमारा, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, द्विध्रुव के अक्ष पर तथा द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर। द्विध्रुव के अक्ष, ये अक्ष हो गया, तथा द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E अक्ष ज्ञात करनी है। जैसा कि हम वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे तो वहां पर हम निरक्ष ज्ञात कर रहे थे, निरक्ष पर, तो इसलिए वहां पर हम लिखे थे E निरक्ष। लेकिन यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम E अक्ष लिखेंगे। ठीक है, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अक्ष ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि +q चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी और -q चार्ज के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। तो इसका हम दिशा और इसका मान कितना होगा वो अलग अलग निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, द्विध्रुव के आवेश -q के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसको हम मान लिए हैं AEP। मान लेते हैं जो हमारा बिंदु है A, मान लेते हैं हमारा बिंदु A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, वो है AEP। बिंदु A के कारण बिंदु A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, वो मान लेते हैं BEP। बिंदु B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर इसकी दिशाएं देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि -q चार्ज के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो माइनस चार्ज की ओर ही उसकी दिशा होती है। ठीक है, तो बिंदु A के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर लगेगी उसकी दिशा हो जाएगी P से A की ओर। ठीक है, अब फिर बिंदु B के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी BEP, उसकी दिशा हो जाएगी B से P की ओर, मतलब ये दिशा हो जाएगी B से P की ओर ये दिशा, और P से A की ओर ये दिशा हो जाएगी ये उल्टी दिशा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तीव्रताएं एक साथ परंतु विपरीत दिशाओं में प्रभावी हैं। ठीक है, तो इनका परिणामी निकालने के लिए हम इनको घटा देंगे। तो देख लीजिए, पहले सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, बिंदु B जो है बिंदु P से निकट स्थित है। ठीक है, तो जो निकट होगा उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो अधिक होगी। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट A है बिंदु P से दूर है। ठीक है, तो जो बिंदु A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी उसका मान कुछ ना कुछ कम होगा, इसलिए हम परिणामी निकालने के लिए BEP में से AEP को घटा देंगे, क्योंकि BEP का परिमाण अधिक होगा और AEP का परिमाण कम होगा। ये दूरी पर स्थित है और नजदीक पर स्थित है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा द्विध्रुव के आवेश -q के कारण अक्ष पर स्थित
बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी AEP माने थे बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु ए पर हमारा -q चार्ज स्थित है। तो यहाँ फिर होता है हमारा फार्मूला 1/4πε0 के q अपान उस आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, आवेश हमारा -q है और बिंदु की दूरी, इसके बीच की दूरी, तो O से बिंदु P तक की दूरी हमारी स्मॉल r है और O से बिंदु A तक की दूरी L है। तो ये हमारा हो जाएगा r + L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पर हमारा फार्मूला बन गया AEP बराबर 1/4πε0 के q अपान r + L का होल स्क्वायर। फिर इसी प्रकार द्विध्रुव के आवेश प्लस q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर स्थित बिंदु P पर ज्ञात करनी। तो इसके कारण हम बिंदु B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर हमारा +q चार्ज है इसलिए, तो बिंदु B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4πε0 के q अपान r - L का होल स्क्वायर। यहाँ आप देख लीजिए B से P की बीच की दूरी ज्ञात करना है, BP के बीच की दूरी। तो आप देख सकते हैं कि O से बिंदु P की बीच की दूरी है स्मॉल r और O से B की दूरी है L। तो इस पूरी दूरी में से यदि हम इतनी दूरी घटा देंगे, L दूरी घटा देंगे, तो हमारा मिल जाएगा BP के बीच की दूरी। तो यही बनेगा हमारा r - L का होल स्क्वायर। तो वही हमारा हो गया r - L का होल स्क्वायर। इसके बाद आप देख लीजिए जो दोनों तीव्रताएं थी, बिंदु B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता BEP और बिंदु A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता AEP, दोनों एक साथ परिभावी हैं लेकिन एक दूसरे की दिशा के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो एक दूसरे की दिशा के विपरीत दिशा में है और एक साथ प्रभावी हैं। तो इनका परिणामी निकालने के लिए इसको हम माइनस कर देंगे, BEP में से AEP घटा देंगे क्योंकि BEP का परिमाण ज्यादा है और AEP का परिमाण कम है। सकते हैं जो चीज हम ऊपर बताए वही चीज यहाँ पर कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोनों तीव्रताएं एक साथ परंतु विपरीत दिशा में क्रियाशील हैं, अतः अक्ष पर स्थित P पर परिणामी तीव्रता EH, जो हम अक्ष पर निकाल रहे परिणामी इसलिए EH लिख लिया, बराबर BEP माइनस AEP। BEP में से AEP घटा देंगे तो BEP की वैल्यू आई थी हमारा 1/4πε0 के q अपान r - L का होल स्क्वायर और माइनस लगाए, और फिर AEP की वैल्यू थी 1/4πε0 के q अपान r + L का होल स्क्वायर। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि Q और 1/4πε0 के दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर लिए, बाहर निकाल लिए। ठीक है, और ब्रैकेट लगा के हमारा बचा 1/r - L का होल स्क्वायर और यहाँ भी बचा 1/r + L का होल स्क्वायर, 1/r - L का होल स्क्वायर माइनस 1/r + L का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद देख लीजिए इसी को हम सॉल्व करेंगे, LHS इसका लेके हम दोनों का हर बराबर कर लेंगे, तो दोनों का गुणा हो गया तो हो गया हमारा r² - L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा r + L का होल स्क्वायर, और r - L होल स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा -r - L का होल स्क्वायर। फिर होल स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला पता है और a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला भी हमें पता है। तो a + b का यहाँ लगा दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो r² + L स्क्वायर प्लस 2rl, r² + L स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस का चिन्ह ब्रैकेट लगा, इसका मतलब माइनस का गुणा पूरे अंदर होगा, पूरे में ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो पहले तो हम फार्मूला लिख लेंगे, r² + L स्क्वायर माइनस 2rl, तो जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा और जहां माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा। तो r² था तो -r² हो गया, प्लस L² था तो -L स्क्वायर, और माइनस 2rl था तो प्लस माइनस और माइनस का गुणा होता है +2rl। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कटेगा उसको काट लेंगे, तो r² प्लस में है और -r² ये माइनस में है तो कट जाएगा, L² प्लस में है, L² माइनस में तो ये कट जाएगा, तो हमारा बचा 2rl + 2rl तो हो जाएगा 4rl। ठीक है, तो हमारा q अपान 4πε0 के 4rl। अब फिर इसके बाद जो 4 है हमारा, 4 को हम 2 × 2 कर लिए, 2 × 2 2 × 2 QL। ठीक है, 2 × 2 4 को 2 × 2 कर लिया, फिर 2 × 2 QL, फिर इनटू में r बचा था r। ये अब हमने शुरू में बताया था जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है उसका फार्मूला ही होता है 2QL। ठीक है, 2L उसके बीच की लंबाई हो गई और आवेश का परिमाण Q हो गया, इनके बीच गुणा हो रहा तो ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया। तो 2QL बराबर होता है P, तो हम जब जो 2QL है उसकी जगह हम P लिख सकते हैं, तो हमारा फार्मूला बनेगा 1/4πε0 के 2PR, क्योंकि 2QL की जगह हम P रख देंगे तो 2PR हो जाएगा, वही हो जाएगा 1/4πε0 के
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। और इसी फार्मूले के सापेक्ष में हम एक स्पेशल कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, उसको भी देख लीजिए क्या चीज होता है। एक स्पेशल कंडीशन है, देख लीजिए क्या है। व्यवहारिक रूप में r की तुलना में l का मान अति अल्पतम होता है। देख लीजिए, वास्तव में जो हमारा r होता है, r जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी, बिंदु P की दूरी होती है r, तो r की तुलना में l का मान अति अल्पतम होता है। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उनके बीच की जो दूरी 2l होती है, तो 2l दूरी है वो बहुत ही कम होती है, बहुत अल्पतम होती है, जिसे हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, ठीक है, तो बहुत कम होती है। तो व्यवहारिक रूप में r की तुलना में l का मान अति अल्पतम होता है, अतः r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान नगण्य होगा। देख लीजिए, जब r स्क्वायर की तुलना में r की तुलना में l वैसे छोटा है तो स्क्वायर में तो और छोटा हो जाएगा। मान लो हमारा r है 8 और l है 2, तो अगर स्क्वायर इसका करेंगे तो 8 × 64, r का मान हो जाएगा, r स्क्वायर का मान हो जाएगा 64, 8 × 64, और l स्क्वायर का मान होगा 2 दूनी 4, तो 4 और 64 में बहुत अंतर होता है, इसलिए r की तुलना में l का मान अति अल्पतम है, अतः r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान नगण्य होगा, ठीक है। तो ऐसी दशा में द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हमें पता है, हमारा फार्मूला है EH बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला निकला था, ठीक है। तो फार्मूला हमारा था EH बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला था, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान नगण्य माना गया है, इसका मतलब 0 माना गया है, तो एल का मान हम 0 रख देंगे, एल 0 स्क्वायर, ठीक है, एल का स्क्वायर हो गया 0। फिर यहाँ आप देख लीजिए, जब हमारा 0 हो जाएगा तो इसके बाद देख लीजिए EH बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr हो गया, फिर आर स्क्वायर ये तो 0 हो गया, होल स्क्वायर लगा है तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा तो दोनों में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2pr r की पावर 4, तो पावर 4 में से एक पावर कैंसिल और ऊपर से एक r कट गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला आएगा EH बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p, r तो कट गया, 2p बचा ऊपर, और फिर यहाँ पर r/r³, इसका मात्रा भी न्यूटन प्रति कूलाम होगा। देखिए कंडीशन भी लिख दिए हैं, व्हेन r इज ग्रेटर देन l, ठीक है, ग्रेटर कई बार लगा, इसका मतलब r जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है l से। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला आ गया। यदि ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो हमारे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इस फार्मूले से लगेंगे। यदि हमारा क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया है तो हमारा नॉर्मल फार्मूला जो आया था ऊपर, ये वाला, इसी फार्मूले से सारे न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।